हाय स्टूडेंट, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म है इससे क्वेश्चन बनेगा ही। आपका जो एडीईओ का है, चाहे आप पीएससी में भी इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में आज हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992, ये अधिनियम आया 1992। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब किया है, वो जरूर देखें, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको देने वाले हैं। यदि आप हमारा चैनल देखते हो तो आपका एडीओ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसकी हमारी गारंटी है, क्योंकि हम डीप में जाके चीजों को आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और यदि आपको कोई और नई जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट्स करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। ठीक। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें जरूरत क्यों है। संविधान संशोधन होते रहते हैं। हमारा भारत का संविधान बहुत ज्यादा लचीला संविधान है और इसको बनाया ऐसा गया है, जैसे किसी और देश के संविधान से यदि हम इसकी तुलना करें तो आपको बहुत सारे देश ऐसे मिलेंगे जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, हालत खराब हो जाता है वहां लोगों को संविधान संशोधन पर। हमारे यहाँ ये लचीला है, और इसको लचीला इसलिए बनाया गया है कि आवश्यकता के अनुसार जब हमको ये लगे कि नहीं और विकास किया जा सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो 1986 में जब सिंघवी समिति आई तो सिंघवी समिति की रिपोर्ट को वैसे तो लागू नहीं किया गया, लेकिन सिंघवी समिति जब आई तो एक छोटा सा प्रयास वहां पे राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया अधिनियम लाने की, पंचायतों से संबंधित अधिनियम को लाने की। पर पंचायतों से संबंधित ये अधिनियम जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उसके बाद एक छोटा और प्रयास हुआ 1988 में, फिर भी वो वहां पे असफल रहा। ठीक है। तो जो समितियां बनी उन समितियों में एक खास बात ये देखने को मिला कि पंचायत, इससे इससे पहले भी कई राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने पंचायत का गठन किया, और वो पंचायत में निर्माण की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, योजना बनाने की प्रक्रिया, वो सारा कार्यक्रम उनका चलता रहा, पर वो उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से चलना था, बहुत अच्छे से नहीं चल पाया। कारण ये था कि पंचायतों को संवैधानिक शक्तियां नहीं दी गई थी। दूसरा कारण ये रहा कि पंचायतें सीधा राज्य सरकार के अधीन थी। योजना बनाने का जो कार्यक्रम हुआ करता था वो जिला स्तर पे होता था, और जिला स्तर से फिर वो निचले स्तर पे, फिर निचले स्तर पे, तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता था वो उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो कारण पंचायत के असफल होने के बहुत सारे कारण थे। अब जो असफलता हुआ उसमें एक प्रमुख कारण ये देखने को मिला कि संवैधानिक जो दर्जा होता है, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा देना था वो दर्जा वहां नहीं दे पाया। यदि उनको संवैधानिक दर्जे की स्थिति, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने केंद्र को शक्तियां दी है, संविधान ने राज्य को शक्तियां दी हैं, संविधान ने निचले स्तर के निकायों को भी अलग अलग शक्तियां दी हैं। तो पहले, इससे पहले यह था कि केंद्र की शक्तियां थी, केंद्र सूचियां थी, राज्य की शक्तियां थी, राज्य सूची थी। तो राज्य की जो शक्तियां थी, निचले स्तर की जो शक्तियों का बंटवारा होता था उसका कोई संवैधानिक प्रावधान था नहीं। तो कुल मिला के सारा का सारा जो कार्यक्रम था वो राज्य के हाथ में था। अभी भी सारा कार्यक्रम राज्य के हाथ में है, क्योंकि जो पंचायत है वो राज्य के अधीन आता है, लेकिन योजना बनाने का कार्यक्रम, योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो बात होती है, आर्थिक और सामाजिक विकास की जो बात होती है, वो बात जो है वो उस समय लागू नहीं हो पाया। पंचायत बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद रहा वो ये रहा, जैसे मैंने इससे पहले जो क्लास था उस क्लास में आपको बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाने के पीछे का मकसद था निचले स्तर के जो गांव हैं या जो सबसे निचला स्तर है उस निचले स्तर का विकास हम कैसे करें। यदि निचले स्तर का विकास होता है तो केंद्र का विकास होता है।
केंद्र का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी उसमें ना हो। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक निचले वर्ग की भागीदारी वहां पर नहीं है। तो ये निचले वर्ग की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया 1992। देखो 73वां संविधान संशोधन का अधिनियम आया 1992 में, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। इस 1947 से लेकर 1992 तक की जो स्थिति रही, वो जो स्थिति थी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उतने विकास की स्थिति नहीं था। हालांकि विकास हुआ, देश में बहुत सारा विकास हुआ, है ना। अब ये 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो हमारी स्थिति बहुत खराब थी उस समय। तो इसी समय आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया भी नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था। और ये दो चीजें जो है नरसिम्हा राव की सरकार का जो मील का पत्थर बन गया आगे जाके अभी वर्तमान समय में, एक आर्थिक उदारीकरण की जो नीति। आज जो हम वर्तमान समय में अपनी लाइफ स्टाइल देखते हैं, हमारा वर्तमान समय में जो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण। खैर ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। 73वां संविधान संशोधन इसलिए लाया गया कि स्थानीय स्वशासन को आर्थिक और सामाजिक न्याय में लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास में लाने के लिए इनका विकास जरूरी है। तो क्यों लाया गया? पहला चीज, पंचायत की व्यवस्था में पहले ही वीडियो में आपको बताया हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है कि निचले वर्ग का एक जो भागीदारी होना चाहिए वो हो। दूसरी चीज, निचले वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऐसी कोई संस्था हो जो खुद योजना बना सके, जो खुद उसको क्रियान्वित कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया हमारा अधिनियम 1992। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है कि ये अधिनियम कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1991 है, 1992 है, 1993 है, 1994 है। तो आपका 1992 ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। किसके लिए हुआ? स्थानीय स्वशासन की मजबूती। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले, स्थानीय स्वशासन की मजबूती। और दूसरा चीज, स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र की मजबूती। भारत विश्व में बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान अपने आप में बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और इसकी विशिष्टता यही रही कि ये बहुत लचीला संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती रहती है। तो संशोधन इसीलिए किया गया। ये दो पॉइंट है संशोधन करने के पीछे, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना और लोकतंत्र की मजबूती, ये दो चीज। अब ये पारित हुआ 1992 में। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ये पारित कब हुआ? 1992 में पारित हुआ। अब थोड़ा सा डीप में यदि अंदर जाएंगे तो ये लोकसभा में कब पारित हुआ, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर कब हुआ और लागू कब हुआ। ये चार चीजें ये बेहद जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1991। तो ये डेट आप याद रखें। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम जो है 1992 है, लेकिन पारित लोकसभा में कब हुआ? 22 दिसंबर 1991 को। राज्यसभा में पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 1992। ये है डेट उसका, राज्यसभा में पारित होने का। राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया? तो 20 अप्रैल 1993 को। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं। कोई भी संविधान संशोधन जो हॉट टॉपिक है, जैसे यदि पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें, एडीईओ की हम बात करें, पीएससी की हम बात करें, या व्यापम के किसी भी एग्जाम की बात करें जिसके सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये संशोधन कब हुआ और संशोधन लोकसभा में कब हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, राष्ट्रपति ने कब, और उसका लागू कब, ये चार चीजें आपको पढ़ना है। कोई भी चीज यदि संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की जब कोई भी बात है ना, या कोई विधेयक पारित होता है या कोई भी चीज पारित हो रहा, तो इसमें ये चार चीजें,
आपको देखना है। कौन कौन सा चीज देखना है? लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1991, राज्यसभा 23 दिसंबर 1992, राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993, लागू कब हुआ 24 अप्रैल 1993। ये 4 डेट है और 4 डेट आप अच्छे से याद करो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई भी चीज पास होता है तो उसका डेट आपको याद रखना है, राज्यपाल का सिग्नेचर कब हुआ है उसका डेट आपको याद रखना है, और वो लागू कब किया जाता है उसका डेट याद रखना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ विधानसभा है। और यदि किसी दूसरे राज्य से संबंधित कोई चीज है तो यहाँ यहाँ वहां यदि विधान परिषद है तो आपको विधान परिषद से भी कब पारित हुआ वो भी याद रखना है। हालांकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें विधान परिषद का आप लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते जाते हो। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्य की, कि ये अधिनियम तो बन गया, अधिनियम बनने के बाद में क्या होना है? तो अधिनियम बनने के बाद में ये संवैधानिक दर्जा मिल गया, और संवैधानिक दर्जा मिल गया मतलब ये अपने आप में एक शक्तिशाली निकाय बन गया। बात समझ में आ रही ना? जब तक चीजों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो जो है वो अपने आप में उतना पावरफुल नहीं होता। जैसे आप लोग जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास में भी संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया है। जो भारतीय लीडर रहे, जो भारत के नेता रहे, उन्होंने हर बार ये कोशिश किया कि संवैधानिक दर्जा स्पष्ट रूप से दिया जाए, है ना। जैसे 1919 पढ़ोगे, 1935 पढ़ोगे, उसके बाद की भी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, उसके पहले की चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय लीडर्स जो हैं, इंडियन लीडर्स या भारतीय नेता जो रहे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि भारतीयों को जो निकाय है उसमें संवैधानिक दर्जा मिले और भारतीयों को भी उसमें हिस्सेदारी मिले। तो इससे क्या होता? अब हिस्सेदारी मिलने से ये होता कि उनके अंदर भी एक पावर वाली चीज होती। तो आप ये सब चीजें इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है। पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में उनमें अपनी अलग से शक्तियां आ गई हैं। पहले योजना बनाने का कार्यक्रम होता था जिला स्तर पे, उसके ऊपर राज्य स्तर पे, कई बार योजना राज्य स्तर पे बनता था और जिला स्तर से होते हुए वो ग्रामीण स्तर पे आता था। तो ग्रामीण स्तर पे देखिए राज्य सरकार योजना बना देगी, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है ना, 100 लोगों के लिए यदि योजना, एक ही योजना बनाया जाए तो वो 100 लोगों की कंडीशन अलग अलग होगी उस चीजों को क्रियान्वित करने के लिए। बात समझ में? तो 100 लोगों की, जैसे आप लोग जब सिलेबस पढ़ोगे आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, योजना बन गया है कि सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको मार्किंग करनी है। तो हर सिलेबस में एक ऐसा चीज होगा जो आपके लिए स्ट्रांग होगा, लेकिन उसमें एक ऐसा चीज भी होगा जो आपके लिए वीक पॉइंट होगा। अब इसका निर्धारण आप, भाई राज्य सरकार तो ये करेगी नहीं, या कोई जो हेड अथॉरिटी है वो ये काम नहीं करेगा, तो ये काम कौन करेगा? आपका जो वीक पॉइंट है उसको दूर करने का काम किसका है? वो आपका है। सेम चीज ऐसा ही है, गांव की भौगोलिक स्थिति, गांव की इकोनॉमिकल कंडीशन, गांव की जो सोशल कंडीशंस, वो सब अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग हुए तो इनको एक योजना बनाने का दायित्व खुद दिया जाए। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो अपनी योजनाएं खुद बनाए और उन सारी परिस्थितियों को देखकर वो योजना बनाए। ये आदर्शवादी विचार है। जो पंचायती राज अधिनियम 1992 लाया गया, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही था कि ग्रामीण स्तर पर चीजें अलग है और हर ग्राम पंचायत या हर ग्राम सभा में लोगों की जब बैठकें होती हैं, यदि आप लोग ग्राम सभा की बैठक में गए होंगे कभी, तो आप लोग वहां पे ग्राम सभा की बैठक में जाके अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं सामने रखते हैं। तो ग्राम सभा अपने आप में एक भरपूर निकाय है, ग्राम सभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण निकाय है। और यदि हर ग्राम सभा अपने स्तर पर अच्छे से कार्य करे, आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य करे, आर्थिक और सामाजिक न्याय का कार्य करे, तो हमारा भारत और मजबूत होगा, हमारा भारत और सशक्त होगा, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था जो आई वो इसीलिए आई, उसको मजबूत करना है। तो
संवैधानिक दर्जा देने से, समझ में आ गया ना, संवैधानिक दर्जा देने से क्या हुआ, एक पावर मिल गया। अब जो अधिनियम आया, वो अधिनियम में क्या क्या चीजें जोड़ी गई, क्योंकि इससे पहले वो अधिनियम था नहीं। तो सबसे पहला जो संशोधन किया गया अधिनियम में संशोधन किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में संवैधानिक संशोधन किया गया, और संवैधानिक संशोधन करके ए से लेकर ओ तक चीजें इसमें डाली गई। याद रखेंगे, ए से लेकर ओ तक। हिंदी में क ख ग घ अंगा, ये आप देख लेना, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, या फिर वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है तो ए से लेकर ओ तक, वो मैं पूरा डिटेल आपको बताने जाऊंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा फिर क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये तीन चीजें जो है ये आपको करना है। संवैधानिक संशोधन जब हुआ तो संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 243 में संवैधानिक संशोधन किया गया। संवैधानिक संशोधन करने के बाद में ए से लेकर ओ तक उसमें अनुच्छेद 243A, 243B, 243C ये सब डाला गया। 9वीं अनुसूची डाली गई, 9वां भाग डाला गया, 11वीं अनुसूची डाली गई, और कुल 29 विषय डाले गए। ये विषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 29 विषय ऐसे डाले गए जो पंचायत अपने स्तर पर उन विषयों पे योजना बना सके और अपने लेवल पर उसका विकास कर सके। तो ऐसे 29 विषय डाले गए। विषय के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसका परिचय देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कि ये कब आया, क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और डेट, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें डेट का अपना एक अलग अलग रोल है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन मेरे ख्याल से क्लियर है, परिचय तो आप लोग को क्लियर होगा, क्यों लाया गया, क्या क्या चीजें की गई हैं। संविधान संशोधन 243 में आया, ए से लेकर ओ तक आया, भाग 9 डाला गया, अनुसूची 11वीं डाली गई, विषय 29 इसमें डाले गए। ठीक, अनुच्छेद 243 आया, 243 में फिर जो संवैधानिक संशोधन हुए उसके बाद में उसमें क्या क्या चीजें आई। तो सबसे पहला 243A ये गठित करता है ग्राम सभा को। देखिए, हम सीधा सीधा पंचायत नहीं बनाएंगे। 4-5 लोग एक साथ मिलके जब पंचायती करते हैं तो पंचायती तभी करेंगे ना जब सभा बनेगी, 4-5 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पंचायती करने लगते हैं तो पंचायती करेंगे तो लोग इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद फिर विशेष टाइप की चीज़ें होती, जैसे चाय पे चर्चा कर लिए, पकोड़े पे चर्चा कर लिए, आलू गुंडा भजिया पे चर्चा कर लिए, तो वो पंचायती हो रही है। तो पंचायती आप तभी करोगे जब लोग इकट्ठा होंगे। तो 243A जो है वो ग्राम सभा, लोगों को इकट्ठा करना, ग्राम सभा बनाना। अब लोग इकट्ठे हो गए तो बी में फिर हम गठित करेंगे पंचायत, ये पंचायतों का गठन है 243B। पंचायत बन गया, पंचायतों का गठन हो गया। गठन होने के बाद सी में हम करेंगे संरचना, स्ट्रक्चरिंग, कि कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए, जब आप घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत जरूर पड़ेगी कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, किस तरीके से है ना। तो वो एक वेल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि भारत जो है, भारत में एक आरक्षण, संविधान ने आरक्षण का भी प्रावधान दे के रखा है, तो पंचायतों को भी आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा। ये कहता है डी कि पंचायतों में कितने आरक्षण, महिलाओं को कितना आरक्षण देंगे, एसटी एससी को कितना कितना देना है, कैसे कैसा ओबीसी को देना है, वो आरक्षण की बात कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको सब चीज याद रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये सिर्फ परिचय है, अभी हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत शॉर्ट में चीज चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है, सिर्फ परिचय का क्लास है। इसके बाद में हम और डिटेल में जाएंगे क्या करना है। संरचना के बाद में अवधि, कि उसकी जो अवधि होगी वो कितने दिनों की अवधि होगी। आमतौर पर जो पंचायत होता है वो 5 साल के लिए होता है। कई सारी विभिन्न समितियां बनी और समितियों ने अलग अलग जो अवधि की बात की, पर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 5-5 वर्षीय है। तो इसलिए यहाँ पर 5 वर्षीय चुनाव की प्रक्रिया बनाएगी कि इसकी अवधि भाई, जैसा केंद्र में जैसे आप लोग देखोगे लोकसभा की सदस्यता की अवधि 5 साल है,
विधानसभा की सदस्यता की अवधि 5 साल है। तो इस तरीके से जो निचला निकाय है उसकी भी सदस्यता की अवधि कितनी होनी चाहिए, 5 वर्षीय होनी चाहिए। एफ, ये है हमारा निर्हरता। निर्हरता मतलब है सदस्यों की अयोग्यता। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के लिए क्या क्या प्रावधान है, राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए क्या क्या प्रावधान है, विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए। तो भाई वो जो व्यक्ति है वो कितना अयोग्य है। अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी का केस आपको याद आया होगा, संसद सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई। तो वो अयोग्यता का निर्धारण भी कौन करता है, हमारा जो संविधान है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, सबसे पहला 243A बना ग्राम सभा, ग्राम सभा से बना ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हमने बना दिया। पंचायत बनाने के बाद क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करने के बाद हम रिजर्वेशन रखेंगे। देखो स्ट्रक्चरिंग करने के बाद कंफ्यूजन आता है कि स्ट्रक्चरिंग करने के बाद चुनाव करवाएंगे, नहीं, चुनाव बाद में करवाएंगे। पहले ग्राम सभा बने, लोग इकट्ठे हो गए, जैसे 100 लोग इकट्ठे हो गए, तो 100 लोग इकट्ठे हो गए तो भाई अब चलो ग्राम पंचायत बना दिया जाए। ग्राम पंचायत बनाने के बाद में सवाल ये उठा कि पंचायत होगा कैसे, पंचायत में क्या होंगे, कितने लोग होंगे, क्या उसकी स्ट्रक्चरिंग होगी। तो वो संरचना पे बात हुई। संरचना होने के बाद में फिर आरक्षण पे बात हुई कि हाँ किसको कितना आरक्षण देना है। ठीक है, आरक्षण पे एक बात हो गई। आरक्षण पे इसलिए बात होता है कि जब हम आरक्षण देते हैं तो वो विशेष वर्ग जो है उस विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा नहीं है कि हमको आरक्षण नहीं देना है, हमने आरक्षण दिया, हमने रिजर्वेशन, जैसे महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण क्यों दिया जाए, तो महिला आरक्षण इसलिए दिया जाए कि कोई तो ऐसा एक वर्ग हो जो महिलाओं के लिए काम करे। तो लोकसभा में, विधानसभा में या अन्य जगहों पे जो आरक्षण की बात होती है वो इसलिए होती है कि उस विशेष वर्ग को क्या मिलना चाहिए, एक सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए। जैसे हमारा इतिहास है, हमारा जो वर्तमान होता है वो हमारे इतिहास से संबंधित होता है। हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है। हमारे इतिहास में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब रही। उत्तर वैदिक काल के बाद की स्थिति की बात करूं, वैदिक काल तक तो फिर भी ठीक रहा, उत्तर वैदिक काल के बाद में महिलाओं की स्थिति खराब होती गई और दिन ब दिन मुगल आए तो और स्थिति गंभीर होती गई। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना है तो संविधान बनने के बाद में ये बात आई कि भाई महिलाओं की स्थिति भी, उनकी शिक्षा के लिए भी प्रसार करना है। ठीक है, इसीलिए जो आप लोग मूल अधिकार देखते हैं तो वहां भी कुछ पॉइंट्स उसमें आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, ST SC वर्ग, जो दलित वर्ग है, दलित वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत अच्छी क्या है, एकदम बिगड़ी हुई स्थिति थी। आज आप निचले वर्ग के गांव में भी जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी। फिर भी आज तो बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। संविधान बनने से पहले आप यदि देखोगे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको आरक्षण, उस वर्ग को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तभी समानता की बात कर सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक समानता की बातें तभी हो सकती है जब हम उस विशेष वर्ग का उत्थान करें। और ये आरक्षण जो आया ये बहुत जरूरी था। इसके बाद में अब स्ट्रक्चरिंग हो गया, आरक्षण की बात हो गई, अब कितने वर्षों के लिए वो काम करेगा, जो हमारा पंचायत रहेगा, हमारा पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करेगा। तो हमारा जो पंचायत रहेगा उसकी अवधि कितने वर्ष की होगी, आमतौर पे ये 5 वर्षीय अवधि होती है। अब ये 5 वर्षीय अवधि में पहले हो गया विघटन तो क्या होगा, या कुछ विशेष परिस्थितियां हो गई तो क्या होगा, तो वो बाद में बात मैं करूंगा, बाद में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। निर्हरता, कौन सा सदस्य अर्हता रखता है, कौन सा सदस्य योग्य है और कौन सा सदस्य योग्य नहीं है, उसके बारे में भी आर्टिकल 243F कहता है। ठीक है, देखते हैं अगला, है ना, 243G। 243 बताता है शक्तियों के बारे में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पंचायत की क्या क्या शक्तियां होंगी और उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, ये दोनों बताता है 243 आपका जो G है। उसके बाद में पंचायतों का जो कर अधिरोपण करने का जो शक्ति है, कि पंचायत जो है वो कौन कौन से कर लगा सकता है, कैसे कैसे कर लगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आई, वित्त आयोग। पंचायत बनने के बाद पंचायतों को पैसे की जरूरत है, वित्त की जरूरत है। तो पहले जब ये नहीं था तो वित्त की व्यवस्था राज्य करती, आज भी राज्य ही करती है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें और डिटेल में हम जाएंगे। तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो किसके द्वारा होता है,
243I के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जे, पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब उनकी ऑडिटिंग, उनकी एक ऑडिटिंग भी होनी है। ठीक है, तो ऑडिटिंग होगा तो समझ में आएगा कि भाई पैसा गया तो कहाँ गया, किस तरीके से गया, किस किस जगह पे वो पैसा उपयोग हुआ है, कि विकास में उपयोग किया गया है कि विकास में उपयोग नहीं किया गया। और उसके बाद आता है के, निर्वाचन। अभी देखो ये के है निर्वाचन, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पढ़ने हैं, सारे के सारे याद रखने हैं। ये स्ट्रक्चर आप ऐसा ही बनाना और इसको ऐसा ही आप याद करने की कोशिश करो। आपके दिमाग में यदि कोई नया तरीका आ जाए याद करने का तो आप उसको नए तरीकों से आप उसको जरूर याद करो, है ना। दूसरे को भी बताओ कि ऐसे तरीके से हम याद कर सकते हैं चीजें। जब आप दूसरे को बताने लगोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो के देखिए, जी शक्तियां, एच कर अधिरोपण, आई वित्त आयोग 243I, 243J संपरीक्षा या ऑडिटिंग, 243K बताता है निर्वाचन। अगला है 243L, आर्टिकल 243L। 243L कहता है कि पंचायतें संघ राज्य क्षेत्र में भी होंगी। तो पंचायतें संघ राज्य क्षेत्र में होंगी तो वो कैसी होंगी, किस तरीके से होंगी, क्योंकि भारत में जो राज्य है, राज्य के अलावा कुछ संघ शासित क्षेत्र भी हैं। तो संघ शासित क्षेत्रों में पंचायत होगा तो वो किस तरीके से होगा, और उसका जो अधिपति है वो कौन होगा, या उसका प्रशासक कौन होगा, किस तरीके से काम करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पंचायत होता है, राज्य स्तर पर जो पंचायत है, पंचायत के ऊपर होता है राज्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में बात कही गई है। तो सारा जो देख रेख होगा वो राज्य या विधानमंडल के हाथ में होगा। उसके बाद है लागू ना होना। कहां कहां पे पंचायतें लागू नहीं हो सकती, कुछ विशिष्ट क्षेत्र है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहां कहां पर हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम डिटेल में जाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन सी जगह है जहां पर ये लागू नहीं होता है। जैसे पूर्वोत्तर की कुछ जगह है जहां पर ये लागू नहीं होगा, तो कौन कौन सी जगह ये हम देखेंगे। पंचायतों का बने रहना। अब ये पंचायतों का बने रहने का मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान में जो पंचायत है वो, जैसे 1992 के पहले भी जो पंचायतें बनी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, बलवंत राय मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति बनने के बाद में कुछ राज्यों ने अपने पंचायत गठित किए, जैसे कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत जो चलती है, जो वर्तमान में भी त्रिस्तरीय पंचायत है, तो वो त्रिस्तरीय पंचायत जो बनाया गया कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल के में, और पश्चिम बंगाल ये ऐसे कुछ जगहों पे, आंध्र प्रदेश में, तो ये बनाया गया। तो वर्तमान में 1992 के बाद में वो पंचायतें कैसे बनी रहेंगी और किस तरीके से, और वो कब तक बनी रहेंगी। और अगला जो है वो है हमारा ओ, 243O। ये कहता है पंचायतों से संबंधित निर्वाचन विवाद में न्यायालयों का वर्जन। मतलब न्यायालयों का वर्जन मतलब ये है कि निर्वाचन संबंधी जो भी नियम कायदे कानून हैं, यदि निर्वाचन उसके अंतर्गत हो रहा है, विधि के अंतर्गत होता है, तो वो निर्वाचन पे न्यायालय किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीज़ों को न्यायालय में लेके नहीं जा सकते हो, है ना। दो अलग अलग चीज़ें हैं। न्यायालय में जब तक हम किसी भी चीज़ को लेके नहीं जाएंगे तब तक न्यायालय उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। तो आपको एक याचिका वहाँ देनी पड़ेगी, और वो जो याचिका होगी वो चुनावी विवाद से संबंधित याचिका नहीं होगी। यदि वो विधि के हिसाब से चल रहा है, तो विधि के सम्मत चल रहा है, तो जो राज्य सरकार ने जो विधि बना के रखा है उसके हिसाब से यदि सारी चीजें हैं तो आप उसको न्यायालय में लेके नहीं जा सकते। उसके लिए एक निर्वाचन आयोग होगा और निर्वाचन आयोग की देखरेख में सारा चीज होगा। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी उसमें मैंने पूरा आपको एक परिचय बता दिया कि 73वां संविधान संशोधन कब आया है, उसमें कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई है, क्यों जोड़ी गई है, और 243A से लेके O तक ये सारा आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, आप एक काम करना, आप एक बड़े बड़े से पेज में ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना। जब भी आप पढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से बड़े से पेज में बना के कहीं पे उसको आप या तो टेबल के सामने में आप उसको चिपका के रखो, या तो कहीं पे आप रूम में उसको चिपका के रखो, ताकि आपकी नजर बार बार उस पर पड़ती रहे, तो वो ऐसे में याद होगा, है ना।
पेंडुलम टाइप हिल हिल के यदि आप याद करने की कोशिश करोगे तो भैया ये नहीं होने वाला है ना। बहुत लोगों ने ऐसा कोशिश किया है तो वो वैसा याद नहीं होगा। 243A ग्राम सभा बनेगा, ग्राम सभा बनने के बाद 243 भी पंचायत बनाएंगे, पंचायत का गठन करेंगे, गठन करने के बाद उसकी संरचना देंगे, संरचना देने के बाद में पंचायत फिर आरक्षण की मांग करेगा तो उसमें आरक्षण देंगे, आरक्षण देने के बाद उसकी एक अवधि निर्धारित की जाएगी कि कितने साल तक हमारा जो पंचायत होगा वो पंचायत काम करेगा। अवधि निर्धारित करने के बाद उसकी निर्भरता कि जो सदस्य रहेंगे वो कब अर्हर रहेंगे, कब निर्हर रहेंगे, योग्य रहेंगे और अयोग्य रहेंगे। उसके बाद बात आती है उसकी शक्तियां। पंचायत बन गया है तो उसकी क्या क्या पावर हैं। सारा काम पंचायत नहीं कर सकता है तो उसकी भी कुछ अपनी शक्तियां हैं, उसकी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो हमको देखना है। कर कौन कौन से कर पंचायत लगा सकता है ये भी हमको देखना है। वित्त आयोग, पंचायत को बनाया है तो पंचायत को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देंगे तो वित्त आयोग का गठन कैसे होगा वो भी हमको देखना है। अब वो खर्चा कैसे हो गया, पैसा तो हमने दिया, पैसा हमने भेज दिया, वो कैसे खर्चा हो गया तो उसकी एक ऑडिटिंग भी हमको करनी पड़ेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया है, कैसे निर्वाचन होगा, क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा वो है। संघ राज्य क्षेत्र में अब बात करेंगे कि भाई ये तो राज्यों की स्थिति हो गई, संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति आ गई, 243L दे दिया, फिर कहाँ पे लागू होगा कहाँ पे नहीं लागू होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर जो पुराने पंचायत है वो कब तक बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे वो भी देखना पड़ेगा। फिर न्यायालय कहाँ पे वर्जित है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको बता के रखा है और आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए याद रखना है। आप जैसा भी याद रखो, बस आपको याद रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो चीज़ बनाया, हमने जो चीज़ आपको पढ़ाया आप उसको वैसा ही याद रखो। आपके याद रखने का, सबके याद रखने का तरीका अलग होता है चीज़ों को। तो जिसका जैसा तरीका है आप अपने वैसे तरीके से याद रखो। ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको ऐसा बताया तो आप इसको ऐसे ही याद रखोगे। ठीक है, ये मेरे याद रखने का तरीका है, मैंने इसको ऐसा याद रखा हुआ था। आप लोग जैसे याद करना चाहो वो आपके ऊपर पे है। ठीक, तो अगली जो क्लास होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम अब अगली क्लास में डीप में चीजें करेंगे। डीप में चीजें करेंगे मतलब ये होगा कि ग्राम सभा है तो ग्राम सभा कैसा है, ग्राम सभा में फिर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, फिर ग्राम पंचायत में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, फिर आगे की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। थैंक यू।